Hello everyone, I am Manya. Welcome to the Prep Hack. Today we are going to discuss फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम हिंदी में मौलिक कर्तव्य बोलते हैं. एक सोसाइटी में जैसे पीसफुली रहना आपका फंडामेंटल राइट है, वैसे एक सोसाइटी में पीस मेंटेन करना भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. फंडामेंटल ड्यूटी पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया. क्या आपको पता है हमारे कंट्री में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो पूरे 2 साल तक चली थी. उससे पहले हमारे कंट्री में 2 बार और इमरजेंसी लग चुकी थी. फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे. सेकेंड इमरजेंसी लगी थी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे. इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी. जीडीपी गिर चुका था, ऑयल क्राइसिस हो रहा था, इकोनॉमी गिर चुका था और इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब थी. उसके बाद 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया था. उस टाइम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको इलेक्शन का पार्ट अब नहीं रखा जाएगा, उनको इलेक्शन से हटा दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के कुछ रूल्स को ब्रेक किए थे. इंदिरा गांधी परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके हाथ से वो पावर और पोजीशन जाता दिख रहा था. तो उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे फखरुद्दीन अली अहमद को एडवाइस किया कि इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए. तो 25 जून को 1975 में रातों रात इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई. इमरजेंसी के टाइम पे हमारे सिटीजन्स, मतलब जो हम इंडियन सिटीजन्स थे, उनके पास कोई उनका फ्रीडम नहीं था, कोई उनका फंडामेंटल राइट नहीं था. इवन जो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे वो भी अप्रूव होने के बाद ही पब्लिश होते थे. मीन्स उस टाइम पे जो आर्टिकल्स थे वो कुछ भी पब्लिश आप नहीं कर सकते, उसको पहले अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप पब्लिश कर सकते हो. उस टाइम पे गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडियन सिटीजन को अपने फंडामेंटल राइट तो पता है पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता है. उनको ये नहीं पता है कि कंट्री में यूनिटी मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए. तो उस टाइम पे एक कमेटी थी जिनके हेड थे सरदार स्वर्णा सिंह, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एक अलग से होना चाहिए. उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ड्राफ्ट किया और हमारे कांग्रेस के जो उस टाइम पे थे लीडर्स, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा था. उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था. फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू. उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल 10 थे. उसके बाद उसको अमेंड किया गया था और एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था. अमेंड हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एक्ट के थ्रू. अब हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है, मीन्स इसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते या इसके लिए किसी को पनिशमेंट नहीं मिल सकती, किसी को पेनल्टी नहीं मिल सकती. फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेन मकसद ये था कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको डिसिप्लिन पता हो, उनको ये पता हो कि यूनिटी के साथ कंट्री में कैसे रहना है. ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मीन्स हर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता हो. जैसे आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आप पीसफुली रहते हो, आप चाहते हो कि आपके जो पड़ोसी है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन ये आपका ड्यूटी भी है, ये आपका कर्तव्य भी है कि आप भी अपने पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करो. अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आप अपने फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप उसको भी पीसफुली शांति से रहने दो. इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था कि सिटीजन्स को अपने ड्यूटीज़ के बारे में पता हो, वो डिसिप्लिन के साथ, यूनिटी के साथ कंट्री में रह सके. अब हम पढ़ेंगे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है. तो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है. सपोज़ कोई इंसान अगर नेशनल एंथम में वो खड़ा नहीं हो सकता किसी फिजिकल प्रॉब्लम के कारण या किसी फेथ के कारण, वो नेशनल एंथम को नहीं गा सकता है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करे. मीन्स उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. वो साइलेंट मेंटेन करके, वहाँ पे पीस मेंटेन करके हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट कर सकता है. सेकेंड है फॉलो द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है. बहुत सारे स्कूल्स में इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, रिपब्लिक डे वाले दिन हम उनको याद करते हैं, उनके लिए कोई डांस परफॉर्म करते हैं, उनके लिए कोई स्पीच रेडी करते हैं उनको याद करने के लिए. तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उसके बाद है प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मीन्स आपको देश में कुछ भी ऐसी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करना जो देश को अलग या तोड़ने की बात कर रही हो, या किसी के रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आपको लड़ाई झगड़ा या प्रोटेस्ट नहीं करना है. आपको इंडिया में यूनिटी मेंटेन करके चलना है. उसके बाद है डिफेंड द कंट्री.
अगर इन केस फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आती कि जहाँ पे आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करना पड़े, आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़े, एनसीसी ज्वाइन करना पड़े, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको अपनी कंट्री का साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी कंट्री छोड़ के भाग जाओ, आपको अपनी कंट्री के लिए खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके बाद है प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। मीन्स यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन को कम्प्लीटली ख़त्म करके एक भाईचारा मीन्स यूनिटी के साथ आपको रहना है। जैसे कि स्कूल में हर रिलीजन के बच्चे आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तो वैसे ही वहाँ पे सिखाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमें बचपन में पढ़ाया जाता है, हमें एकता के साथ रहना है, भाईचारा को बना के रखना है। उसके बाद है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। मीन्स अगर किसी स्टेट का कोई कल्चर है, कोई ट्रेडिशन है, कोई लैंग्वेज है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको फॉलो करना, उसको प्रमोट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है। ऐसा कभी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। किसी स्टेट का कोई लैंग्वेज है जो बहुत सालों से चलते आ रहा है, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि आप इस लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, उसको बैन कर दिया जाए या किसी ट्रेडिशन को फॉलो करने से रोक दे। हाँ, पर वो ट्रेडिशन किसी और को हार्म नहीं करना चाहिए। अगर कोई ट्रेडिशन बहुत टाइम से चलते आ रहा है, कोई कल्चर है, उनको आप प्रमोट कर सकते हो, उनको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। जैसे एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना आपका राइट है, मीन्स पॉल्यूशन फ्री कंट्री में रहना आपका राइट है, वैसे ही इस कंट्री को पॉल्यूशन फ्री रखना भी आपकी ड्यूटी है। लाइक आप प्लांट लगा सकते हो, आप पॉल्यूशन मेंटेन कर सकते हो, आप रिसाइकिल कर सकते हो, जिससे आपका जो कंट्री है वो पॉल्यूशन फ्री रहे, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। मीन्स अंधविश्वास वाली बातों में नहीं जाना है। लाइक बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना, वो बाबा वाला केस कि आप ये करो, आप ऐसा करोगे तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा, या ब्लैक मैजिक, इस टाइप के अंधविश्वास में नहीं बिलीव करना है। इंडिया को साइंटिफिकली मीन्स आपको साइंस पे बिलीव करना है, अंधविश्वास को कम्प्लीटली ख़त्म करना है, इंडिया को डेवलप करने पे ध्यान। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है लाइक बस, ट्रेन, पार्क, रोड, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनमें भी हाइजीन मेंटेन करके चलना है, क्लीननेस से रहना है, शांति से रहना है, और उसे भी संभाल के। मीन्स अगर आप एक बस में जा रहे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से अपना समझ के रखना है। उसके बाद है स्ट्राइव फॉर नेशनल एक्सीलेंस। मीन्स आपको अपने कंट्री के लिए लाइक जैसे कि स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो टॉप कर रहा है, उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्रो करोगे तो आप हमारी कंट्री के लिए ग्रो करोगे। हम ही जो यूथ है वो इस कंट्री के फ्यूचर है, तो आपको कंट्री के डेवलपमेंट पे ध्यान, आप खुद पे वर्क करके कंट्री के डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद है पेरेंट्स मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। जैसे चिल्ड्रन का फंडामेंटल राइट है 6 to 14 ईयर्स में उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, पेरेंट्स उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, वैसे ही पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करें।